अब बात बिहार के अररिया से सामने आई एक कहानी की। ऐसी कहानी जो बताती है कि न्याय के लिए लड़ना लगातार कितना मुश्किल होता जा रहा है और नाइंसाफी के हौसले कितने बड़े होते जा रहे हैं। ये कहानी एक लड़की से शुरू होती है। लड़की मोटरसाइकिल सीखना चाहती है। वह अपने दोस्त की मदद लेती है। वह दोस्त कथित रूप से अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक दिन उसका रेप करता है। इतने भर से मत सिहरिए, आगे की कहानी भी सुनिए। लड़की एक सामाजिक संगठन के साथ थाने और अदालत तक पहुंचती है। वह चाहती है कि उसका जो बयान दर्ज किया गया है वह उसे पढ़कर सुनाया जाए। ये बात इंसाफ करने वाले को अपनी तौहीन लगती है। उसके बाद जैसा रिवाज है, आईपीसी की धाराएं खोज खोज कर निकाली जाती हैं। बलात्कार की पीड़िता को भी जेल भेज दिया जाता है। उसकी मदद कर रहे 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जेल भेज दिया जाता है। पीड़ित 7 दिन तक जेल में रहती है और फिर उसे जमानत मिल पाती है, लेकिन बाकी 2 लोगों की जेल लंबी खींचती जाती है। आखिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। पूरे 25 दिन बाद आज इन 2 लड़कों को जमानत मिल गई है। जमानत देते हुए जस्टिस अरुण मिश्र ने कहा है, ये बिल्कुल अनुचित आदेश था। देखिए इंसाफ की विडंबना की ये पूरी कहानी। इंसान को झूठ और गुलाम किया है, इंसान को झूठ और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है। अररिया में चल रही प्रतिरोध की इस नुक्कड़ सभा में दर्शक के तौर पर एक लड़की भी शामिल थी। बस 22 साल की लड़की। उसे नहीं मालूम था कि एक दुःस्वप्न उसका पीछा कर रहा है। ये लड़की किसी तरह 5वीं तक पढ़ पाई, घर में काम करती है, एक सामाजिक संगठन में भी आती जाती है। वो साइकिल चलाना जानती है, मोटरसाइकिल सीखना चाहती है। शायद यही उसका बड़ा गुनाह साबित हुआ, कुछ चाहना। जिस दोस्त पर उसने भरोसा किया, वो 6 जुलाई की रात उसे घर छोड़ने की जगह अचानक बांसों के इस झुरमुट में ले आया। ये जगह एक भयावह अपराध की गवाह हो गई। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने उसका रेप किया। यहां से इसके बाद उसकी कहानी जैसे हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। इस लड़की की लड़ाई का बीड़ा एक संस्था ने उठाया, जन जागरण शक्ति संगठन। लेकिन लड़ाई आसान नहीं रही। ऐसे मामलों में पीड़िता को जो कुछ झेलना पड़ता है वो उसे भी झेलना पड़ा। 7 जुलाई को अररिया के महिला थाने में उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि उसकी कॉपी उसे नहीं मिली। पीड़िता के मुताबिक 10 जुलाई को लड़की को धारा 164 के तहत बयान देने के लिए बुलाया गया। लड़की अपने मददगारों के साथ थाने पहुंची। उसने देखा कि आरोपी और उसका परिवार वहीं बैठे हुए हैं। वो उससे समझौता करने की बात करते रहे, यहां तक कि उन्होंने उससे शादी का प्रस्ताव भी रख डाला। पीड़िता वहां से निकली और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आई और उसे थाने से कोर्ट के लिए ले चली। अररिया थाने से अररिया कोर्ट के बीच कुछ दूरी है, लेकिन किसी ने इसका ख्याल नहीं रखा कि इस पीड़िता की गोपनीयता बनाई रखी जानी है। कोर्ट तक का यह सफर सरेआम होता रहा, लोग देखते रहे। लेकिन कोर्ट पहुंचने के बाद भी उसकी मुश्किल बाकी थी। कोर्ट में पेशकार के साथ कई लोग थे। उन्होंने सबके सामने उसका बयान लेना चाहा। पीड़िता के साथियों ने विरोध किया और कहा कि बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास बयान के लिए ले जाया गया। इससे पहले वो कई घंटे परेशान खड़ी रही, मानसिक तौर पर लगातार उद्विग्न रही। बयान के बाद पीड़िता को एक पेपर साइन करने को कहा गया। पीड़िता ने कहा बयान पढ़कर सुनाया जाए। इसके बाद हुई बहस में पुलिस को बुला लिया गया और पीड़िता के साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन तीनों को अररिया से 250 किलोमीटर दूर समस्तीपुर की दल सिंह सराय जेल में भेज दिया गया।
गैंगरेप पीड़िता को उसके 2 मित्र और सहयोगी सोशल वर्कर्स के संग जेल भेज दिया गया। कहा गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कक्ष में उन्होंने उद्दंडता की थी, कागज छीनने की कोशिश की थी। बात यह है कि पीड़िता की जो मनस्थिति थी उसको इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान में ही नहीं दिया गया। तो इस तरह न्याय के लिए पहुंची एक रेप सर्वाइवर और उसके 2 सहयोगियों को सुनवाई से पहले ही जेल मिल गई। उधर संगठन आंदोलन करता रहा, गुहार लगाता रहा। देश के 450 वकीलों ने सामूहिक दस्तखत कर इस मामले में हाई कोर्ट से दखल देने की मांग की। इस बीच ये जानना दिलचस्प है कि पीड़िता के साथ जो 2 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो कौन हैं। इनमें से एक है तन्मय। वो जाना पहचाना सामाजिक कार्यकर्ता है, जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़ा है। कभी सफाई कर्मियों को संविधान की शपथ दिलाता है और कभी कोई दूसरा मोर्चा खोलता है। उसे नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से सम्मान भी मिला है। कल्याणी भी सामाजिक मोर्चे पर सक्रिय है, महिलाओं के बीच लगातार काम करती है। वो भी जन जागृति संगठन से जुड़ी हुई है। और अब जानते हैं कि पीड़िता के साथ साथ इन दोनों पर भी क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। धारा 353 यानी किसी महिला पर ऐसा हमला जिससे उसका शीलभंग हो या इसका अंदेशा हो। धारा 228 यानी न्यायिक कार्रवाई के लिए बैठे सरकारी सेवक का इरादतन अपमान। धारा 188 सरकारी सेवक द्वारा किए गए आदेश की हुक्मोदूली। धारा 180 सरकारी सेवक द्वारा दिए गए दस्तावेज पर साइन करने से इनकार। धारा 120 भी यानी आपराधिक साजिश और अदालत की अवमानना का कानून भी। इसके बाद कोविड की वजह से अदालतें लगातार बंद चलती रहीं। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उन्हें रिहा किया जाए। इस तरह की हिरासत का आदेश देने की इजाजत नहीं दी जा सकती और यह आदेश पूरी तरह अनुचित है। हमारी जो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा क्योंकि कोविड-19 के दौरान बिहार में जमानत बेल हियरिंग्स तक इस वक्त नहीं हो पा रही हैं कोर्ट में, ना सेशन कोर्ट में ना पटना हाई कोर्ट में। उनकी जमानत को एक्सट्रीम अर्जेंसी नहीं माना गया और बेल एप्लीकेशन की सुनवाई की लिस्टिंग तक नहीं हो पाई। इसलिए हमको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है कि कोविड-19 के चलते एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू रेमेडी क्या रुक सकता है इस तरह, और बेल से ज्यादा एक्सट्रीम अर्जेंसी का क्या मामला हो सकता है किसी भी अदालत के लिए। तो पूरे 25 दिन बाद ये नौजवान लोग रिहा हो पाए हैं। इनके संगठन के हौसले कुछ मजबूत हुए हैं।